बेटा मेरा चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, ठीक है, नेशनल इनकम का चैप्टर नंबर 4 है, इसको ध्यान से समझना। प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नाउ कीप योर फोन साइड, फोन बंद कर दो सब बच्चे, ठीक है। देखो हमने पहले दूसरे तीसरे चैप्टर में क्या क्या समझा, उसका थोड़ा सा थ्योरेटिकल कनेक्ट आएगा, वो भी समझ लेते हैं, लेकिन साथ के साथ देखो फर्स्ट चैप्टर में तो हमने ये पढ़ा था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो, एंड देन वी वेंट थ्रू स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या कवर होता है। तो उसमें सारे चैप्टर्स जो हम पढ़ते जा रहे हैं, मनी बैंकिंग, बजट, ईडीएस, फॉरेन एक्सचेंज जो पढ़ेंगे उनके बारे में आएगा लेक्चर के टाइम पर, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट आता है सेकंड चैप्टर, वाज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू। हमने पढ़ा बेसिक छोटे छोटे कंसेप्ट पढ़े नेशनल इनकम के, जिसके अंदर हमने डोमेस्टिक क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है, हमने टैक्सेस क्या होता है, एनआईटी क्या होता है, सब्सिडीज क्या होता है, सर्कुलर फ्लो वाला टॉपिक पेपर में भी आया आपको अभी आपके यूटीज में, ठीक है। ठीक है, तो जिनका भी पेपर होगा, जब भी नेशनल इनकम होगा ये चीजें डिस्कस होंगी। जीडीपी एंड वेलफेयर का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद नहीं आया पर आता है पेपर्स में, ठीक है। नॉमिनल एंड रियल जीडीपी के कंसेप्ट कि आउटपुट के अकॉर्डिंगली वैल्यू बढ़ती है या नॉमिनल के अकॉर्डिंग बढ़ती है, तो वो जो सारे कंसेप्ट हमने सेकंड चैप्टर में पढ़े, देन वी वेंट ऑन टू थर्ड चैप्टर, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, एग्रीगेट्स। क्या पढ़ा था, एग्रीगेट्स, यानी कि जो नेशनल इनकम को डिफाइन करने वाले एग्रीगेट्स है, एनडीपी, जीडीपी, एनएनपी, जीएनपी, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट कॉस्ट, पर्सनल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम, हाउ टू कन्वर्ट दोज एग्रीगेट्स फ्रॉम वन टू अदर। तो बेसिकली सेकंड चैप्टर प्योर थ्योरी थी, जिसके अंदर फेजेस ऑफ इकोनॉमी भी 3 पढ़े हमने, वो भी यहाँ पे अब दोबारा कैरी करेंगे। चैप्टर 3 में हमने कुछ एग्रीगेट्स के बारे में पढ़ा, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी। डोमेस्टिक इनकम कौन सा एग्रीगेट होता है, वेरी गुड, एनडीपी एंड एफसी किसको कहते हैं, डोमेस्टिक इनकम। नेशनल इनकम कौन सा एग्रीगेट होता है अर्जित, सोहान, एनएनपी एंड एफसी। तो जब भी नेशनल इनकम बोला जाएगा क्या कैलकुलेट करना है, एनएनपी एंड एफसी। डोमेस्टिक इनकम बोला जाएगा क्या कैलकुलेट करना है, एनडीपी एंड एफसी। तो स्टिकिंग टू योर सीबीएसई सिलेबस, चैप्टर 4 इज रिगार्डिंग मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं, उसके मेथड्स क्या है। नेशनल इनकम हैज टू बी कैलकुलेटेड फॉर एन इकोनॉमी इन ऑर्डर टू मेजर परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी। हम नेशनल इनकम गिनते क्यों है, कल मैं डिस्कस कर रहा था आपसे कि इंडिया की जीडीपी साइज कितने नंबर पे चला गया, which India has become second, third, fourth, fifth, which largest economy? Fourth. Number 1 is, number 2 is, number 3 is Germany. Russia 7th, 8th number पे बेटा, and now number 4th is इंडिया का साइज जो ऑफिशियल डाटा है प्लस माइनस 4.32 ट्रिलियन डॉलर्स है, और जर्मन का कितना है 4.8। तो इट विल बी लाइक 16 बेटा 0.50 बिलियन डॉलर कम होते हैं कि बेटा, इट विल बी लाइक इन 1 ईयर और 2 ईयर्स का टाइम हम जर्मनी को भी सरपास कर देंगे, तो हम थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे दुनिया में। ऐसा होता है जहां डेवलपमेंट वहां होगा। तो अब उसके बाद 1 to 3 नंबर में, ठीक है ना, कहां जाएंगे वो अलग बात है, बट वो वैल्यू कैसे निकल के आती है कि जीडीपी है कितनी। तो जीडीपी क्या है, एक एग्रीगेट है। क्या है वो, कई इकोनॉमिस्ट जीडीपी को ठीक एग्रीगेट मानते हैं, कई कहते नहीं ये सही एग्रीगेट नहीं है। एग्रीगेट वो होता है जहां पे लोगों को उसका बेनिफिट ज्यादा मिले, ठीक है ना। एक जगह पे एक स्टडी आई थी कि इंडिया के टॉप 10 जो इंडस्ट्रियलिस्ट और बिलियनियर्स हैं, जैसे टाटाज है, रिलायंस है, बिरलाज है, इनको निकाल दिया जाए तो ये जीडीपी पर कैपिटा 50% रह जाएगी, क्योंकि तो वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है। लेकिन अब जो पैरामीटर एक्सेप्टेबल है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो ये जो हम कंप्यूटेशन करने वाले हैं बेसिकली हमारी इकोनॉमी की परफॉर्मेंस में ये करता है। अब 4.3 ट्रिलियन डॉलर है, अगले साल लेट से जब हम +2 में पेपर दे रहे होंगे तब बजट आएगा फेब में, तब हम देखेंगे कितनी परफॉर्मेंस है। लास्ट ईयर जब मैं बच्चों को पढ़ाता था, कोविड के टाइम के आसपास बात करें तो हम 4 ट्रिलियन पे तब भी पहुंच गए थे, लेकिन कोविड के कारण वापस चला गया था, सारी इकोनॉमी हिट हुई थी, ठीक है। तो इसका मतलब नेक्स्ट ईयर व्हेन यू गो इन योर एग्जाम्स, तब तक इसको रेगुलरली वंस इन अ वीक और मंथ वॉच करो कि इकोनॉमी का साइज कैसे ग्रो कर रहा है। विद इन अ मंथ चेंज नहीं होगा, क्वार्टरली आपको रिजल्ट दिखेगा। तो 5 ट्रिलियन डॉलर की जब इकोनॉमी होगी तो थोड़ी सी हाइप आएगी, न्यूज आएगी, और उसमें कौन से सेक्टर्स ने कंट्रीब्यूट किया ये भी पढ़ना सीखो, तो आपके पास एग्जांपल्स और आंसर्स लिखने के लिए बेटर होगा, ठीक है ना। तो इकोनॉमी की परफॉर्मेंस में ये करते हैं, और कंप्यूटेशन ऑफ आउटपुट, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी दोनों में से आउटपुट पे कौन सा फोकस करते हैं। अभी पेपर दिया आप लोगों ने, हैं
आया नहीं बेटा? आ तो सकता है बेटा, फाइनल सिलेबस में है आपके। हमने तो फाइनल के अकॉर्डिंग पढ़ना है ना, यूटीज के अकॉर्डिंग थोड़ा चलना है। चलो, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? एक के अंदर सिर्फ प्राइसेस को लिया जाता है, एक के अंदर सिर्फ आउटपुट को लिया जाता है। तो आउटपुट में किसकी ज्यादा कंसिडरेशन है? रियल जीडीपी में। किसके अंदर है? तो आउटपुट का बढ़ना, सप्लाई का बढ़ना, सप्लाई का बढ़ना यानी कि लोगों की और डिमांड सेटिस्फाई हो सके, तो आउटपुट भी इंक्रीज होनी चाहिए, सिर्फ प्राइसेस नहीं इकोनॉमी में। अब 4.3 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन डॉलर के हो जाते हैं, चीजें महंगी हो जाती है सारी 20%, इकोनॉमी तो बढ़ गई। जनरल 4.3 का 20% कितना हो जाएगा? 8.6। तो मैं कहता हूँ 5.1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी होगी, लेकिन चीजें नई नहीं आई इकोनॉमी में, जितनी बन रही थी उतनी बनी है, उनके प्राइसेस बढ़ जाए। तो प्राइस इन्फ्लेशन इज ऑल्सो अप टू सर्टेन लेवल एक्सेप्टेबल, लेकिन आउटपुट भी बढ़नी चाहिए इकोनॉमी में। सिर्फ प्राइस बढ़ता जाए, मैं मार्केट 10 रुपए का लेता था, 30 रुपए का हो गया, तो इकोनॉमी में तो 3 गुना वैल्यू आ गई। फिर मार्केट भी तो एक की जगह 2 या 3 बनने चाहिए ना। इसका मतलब हमारे इकोनॉमी में आउटपुट भी बढ़े, उसके ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। सेकेंड थिंग, दिस आउटपुट कैन बी मेजर्ड विद रेफरेंस टू फैक्टर इनकम। और फैक्टर इनकम कौन कौन सी थी मुख्य पढ़ा था हमने? वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब क्या है? फैक्टर प्रोडक्शन। इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की फैक्टर इनकम बनती है, मनी फ्लो, रियल फ्लो, रेंट, वेजेस, रेम्युनरेशन, प्रॉफिट्स हो गया, ये सब चीजें। तो इसका मतलब आपको याद रखना पड़ेगा सेकंड चैप्टर की थ्योरी। जब भी 4 चैप्टर का प्रैक्टिकल करना है, दिन में 5 मिनट जब भी मिले टाइम, सेकंड चैप्टर के नोट्स को जो कीवर्ड्स को अंडरलाइन किया है उसको क्विक गो कर लिया करो, ठीक है ना। तो फैक्टर इनकम कौन सी है हमारी? जिससे इनकम और खर्चे के ऊपर बात की जाएगी, विच लीड्स टू फैक्टर इनकम से क्या बनती है? इनकम बनती है। इनकम से क्या बनता है? एक्सपेंडिचर बनता है। नेशनल इनकम क्या, उसका एग्रीगेट कौन सा है? एनएनपी एट एफसी। इसकी फुल फॉर्म क्या है एनएनपी एट एफसी की? क्या फुल फॉर्म है? वेरी गुड अर्जित, कौन बताओ इनको? हाँ जी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। बेटा बहुत बड़ी चीजें हैं, पर इनको पता तो करो ना, ठीक है। आउटपुट क्या होती है? प्रोडक्शन लीड्स टू इनकम। प्रोडक्शन, गुड्स बनेंगे, गुड्स को बेचेंगे तो क्या आएगी? इनकम आएगी। इनकम से क्या होगा? खर्चा होगा। अगर मैं पैसे कमाता हूं, आई अर्न कुछ सर्विसेज को गुड्स बेच के, तो मुझे पैसा आएगा, उस पैसे को क्या करूंगा? मैं घर पे रख लूंगा, खा लूंगा पैसे को, उससे गुड्स बाय करूंगा जो मुझे चाहिए। जब मैं गुड्स बाय करूंगा तो इकोनॉमी में क्या होगा? एक्सपेंडिचर। अब मैंने गुड्स इससे बाय किए, दानिश की शॉप से बाय किए, तो दानिश के लिए वो क्या बना? पैसा, इनकम बना। और फिर जब दानिश उसको खर्चेगा किसी और चीज पे, वो क्या बनेगा? तो देयर इज अ साइकिल ऑफ आउटपुट, इनकम, एक्सपेंडिचर, एंड अगेन दैट एक्सपेंडिचर लीड्स टू न्यू आउटपुट, न्यू इनकम, न्यू एक्सपेंडिचर। इसको एक कहते हैं विशियस साइकिल, ठीक है, जो एक एवर गोइंग लूप होगा, चलता जाएगा साइकिल इकोनॉमी में। जब कोविड आया था ये साइकिल रुक गया था, फैक्ट्रीज बंद होगी, सप्लाई बंद होगी, सप्लाई बंद होगी, गुड्स की आउटपुट कम होगी, आउटपुट बंद होगी तो एक्सचेंज बंद हो गया, एक्सचेंज बंद हुआ तो इनकम जनरेशन कम होगी, इनकम जनरेशन बंद हुई तो एक्सपेंडिचर बंद हो गया, ठीक है। तो कोविड वाज वंस इन अ डिकेड, 100 सालों में या हजारों सालों में होने वाली एक ऐसी आइटम थी तो दुनिया रुक गई थी, इकोनॉमिक साइकिल रुक गए थे, ठीक है ना। तो इसका मतलब नेशनल इनकम वर्क्स ऑन दिस प्रिंसिपल, दैट इज प्रोडक्शन, प्रोडक्शन मतलब आउटपुट लीड्स टू इनकम, इनकम लीड्स टू एक्सपेंडिचर, एंड फर्दर दैट एक्सपेंडिचर लीड्स टू दैट। तो उसी के बेसिस पे हमारे पास 3 मेथड्स आ जाते हैं। सबसे पहला मेथड कौन सा आता है? वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड में क्या होता है? आउटपुट कितनी बनाई हमने। एग्जांपल लेते हैं किसी भी चीज की, जैसे एक मान लो एक फैक्ट्री है या बेकरी है, वो ब्रेड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ब्रेड बनाने के लिए क्या रॉ मटेरियल यूज करेंगे? क्या होता है? ठीक है, जिस बेस की ब्रेड है, आटे की है, मैदे की है, मल्टीग्रेन की, जो भी है, वो रॉ मटेरियल हो गया। तो वो जो गुड्स यूज करेंगे उससे एक ब्रेड बनाएंगे। कंज्यूमर क्या खरीदेगा? वो फिनिश गुड्स ब्रेड को खरीदेगा। 50 रुपए, 60 रुपए, 100 रुपए की ब्रेड खरीदी, वो 100 रुपए की ब्रेड को बनाने में कितनी कॉस्टिंग लगी, ठीक है ना। लेट से ब्रेड बनाने में 40 रुपीज कॉस्ट आई, 100 रुपीज की सेल की, ठीक है। तो नई आउटपुट कितने की जनरेट की उसने? अब वो 40 रुपीज का मटेरियल तो सब घर पे लाके ब्रेड बना सकते हैं, 40 का 45 मिल जाएगा, अलग बात है। तो इसके अंदर हमने वो वैल्यू एडिशन सीखनी है। क्या सीखनी है? वैल्यू एडिशन। हर एक मैन्युफैक्चरर, हर एक सर्विस प्रोवाइडर, हर एक ट्रेडर गुड्स में क्या प्रोवाइड कर रहा है एक्स्ट्रा, इसको वैल्यू एडिशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? वैल्यू एडिशन। दूसरा आ गया इनकम मेथड। कौन सा मेथड?
आउटपुट से क्या जनरेट होगा? तो इस मेथड में हम वैल्यू एडिड से निकालेंगे आंसर कि नेशनल इनकम कितनी बनी इस साल। जैसे 4.3 ट्रिलियन हमारी स्टार्टिंग है, इस साल हमने कितनी इकोनॉमी प्रोड्यूस की, लेट्स से 20 बिलियन, तो 4.5 हो गया, वो साइज बढ़ गया। आपने जी 50 लाख रुपए जोड़े, इस साल 5 लाख और जोड़े, कितने पैसे हो गए? 55। तो आप आउटपुट जितने गुड्स बिके सोसाइटी में उनकी वैल्यू से जब कैलकुलेट करते हो नेशनल इनकम को, उसको क्या कहा जाता है? आउटपुट मेथड। दूसरा, लोगों ने कितने पैसे कमाए, फैक्टर सर्विसेज, रेंट, सैलरीज, प्रॉफिट्स, बिजनेस, ये सब कुछ होगा। इनकम के थ्रू जब कैलकुलेट करोगे कितने लोगों ने इनकम जनरेट की, उसको भी हम एक मेथड लेते हैं। खर्चा कितना लोगों ने किया, और सबसे बढ़िया बात, इन तीनों से आंसर सेम आएगा। एक इकोनॉमी में जितनी आउटपुट बनी है उतनी ही इनकम बनेगी, उतना ही एक्सपेंडिचर होगा, अगले साल फिर दोबारा उस एक्सपेंडिचर से क्या जनरेट होगी? आउटपुट जनरेट होगी। तो आंसर तीनों से हमेशा सेम आता है, एक सेम एग्रीगेट का। पेपर में ऐसा हो सकता है आपको बोला जाए अब वैल्यूएटेड मेथड से जीडीपी मार्केट प्राइस निकालो, एनएनपी एफसी इनकम मेथड से निकालो, एनडीपी एमपी इससे निकालो। अगर एग्रीगेट अलग है वो तो बात ही अलग हो जाएगी, क्योंकि हर एक एग्रीगेट में कुछ अलग रेलेवेंस है। बट आपको अगर लेट से डोमेस्टिक इनकम निकालने को बोला जाए, क्या होती है डोमेस्टिक इनकम का एग्रीगेट कौन सा होता है? अभी 4 बार बताया बेटा, इसने बताया था पहले भी। क्या होता है अब बता, क्या बोला इसने अभी? तो सुनो ना कान पे, क्या होता है बेटा डोमेस्टिक इनकम का एग्रीगेट? हाँ जी अजय, वेरी गुड। डोमेस्टिक इनकम क्या होता है? हाँ जी, क्या होता है डोमेस्टिक इनकम? लाउड बोल। एट, तूने पूरा क्यों नहीं बोलना, तेरी गलती है। हाँ जी, डोमेस्टिक इनकम रिपीट करो, क्या होता है? एनडीपी एट एफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और नेशनल इनकम क्या होता है? एनएनपी एट एफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो अगर हमें डोमेस्टिक इनकम को कैलकुलेट करने को बोला, हम इस मेथड से आंसर निकालें, इससे निकालें, इससे निकालें, सेम आएगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, इन इंडिया, इंडिया में कौन निकालता है नेशनल इनकम? ये 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है। द टास्क ऑफ एस्टिमेटिंग, ये एक्चुअल क्यों लिखा होता है? इतनी बड़ी 150 करोड़ की जनता है, तो एस्टिमेटेड वैल्यू निकलेगी, एग्जैक्ट वैल्यू कभी भी नहीं निकल सकती। नेशनल इज गिवन टू सीएसओ, सीएसओ एक नाम है ऑर्गेनाइजेशन का, क्या नाम है? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, विच वर्क्स अंडर दी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। तो जैसे हम अकाउंट्स में पढ़ते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, बिजनेस स्टडीज में मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी है, एविएशन में मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन है। हर एक चीज के लिए एक मिनिस्ट्री है, एक डिपार्टमेंट, एक सेक्टर है। स्टैट्स का काम करने के लिए, इकोनॉमिक्स का काम करने के लिए भी एक मिनिस्ट्री है हमारे पास। कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। जितनी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज बनती है, ये मिनिस्ट्री से डाटा आता है, फिर पॉलिसीज बनती है। आई होप सबको क्लियर हो गया इस चैप्टर में करना क्या है। हमने ये तीनों मेथड सीखने। पहला मेथड क्या बताता है? आउटपुट। क्या बताता है? दूसरा क्या बताता है? इनकम। तीसरा क्या बताता है? और ये तीनों आपस में लिंक्ड कैसे ही पता लग गया। अब आपको कि इनका स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है? कौन सा स्टार्टिंग है? पहले आउटपुट आएगी, इनकम आएगी या खर्चा आएगा? और अगर किसी इकोनॉमी में लोग खर्चा करेंगे तो आउटपुट बनेगी। इसका स्टार्टिंग प्रोसेस नहीं आप कभी भी नोटिस कर सकते। हम लोगों को लगता है, अब जैसे अगर हम आउटपुट और लगाएंगे, अब बेटा इनका स्टार्टिंग होता है इन्वेस्टमेंट। क्या होता है इनका? इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में आएगी, उस इन्वेस्टमेंट से आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्रिएट करोगे। क्या क्रिएट करोगे? उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से आउटपुट जनरेट होगी। यू आर राइट कि आउटपुट आनी चाहिए। जब भी इकोनॉमी बढ़ानी है तो हमें क्या बढ़ाना चाहिए? आउटपुट। लेकिन आपको पता है हमारे यहाँ कंट्री में पहले क्या होता था, जैसे पाकिस्तान है, अफगानिस्तान, जो कंट्रीज डेट ट्रैप में जाती है उनके साथ क्या होता है? वो इन्वेस्टमेंट लेते हैं ना, उससे आउटपुट नहीं क्रिएट करते। क्या करते हैं? एक्सपेंडिचर क्रिएट करते हैं। आप लोन लो, लोन लेके लोगों को पैसे दे दो, लो जो आप अपना खर्चा करो इससे, तो लोग तो खर्चेंगे पैसे, पर उसमें आउटपुट नहीं आ रही। इनकम और एक्सपेंडिचर का एक्सचेंज हो रहा है। किसका एक्सचेंज हो रहा है? किसी का खर्चा किसी की क्या बन रही है? इनकम। किसी की इनकम किसी का क्या बन रहा है? खर्चा। लेकिन आउटपुट है नहीं, तो अल्टीमेटली क्या होगा? रियल जीडीपी बढ़ेगी नहीं, नॉमिनल जीडीपी बढ़ती रहेगी। मतलब नए गुड्स आएंगे नहीं, लेकिन प्राइस ऑफ गुड्स बढ़ते रहेंगे, तो वो हाइपर इन्फ्लेशन की स्टेज में चला जाएगा। ठीक है ना? और वो इकोनॉमी के लिए कभी भी अच्छा नहीं होता। हमें तीनों चीजों को इकोनॉमी में इकट्ठा बढ़ाना चाहिए। दैट इज कॉल्ड अ प्रोग्रेसिव रियल ग्रोथ। आउटपुट भी बढ़े, इनकम भी बढ़े, एक्सपेंड। कोई भी एक चीज मिसिंग हो जाएगी अगर,
तो वो इकोनॉमी ज्यादा देर के लिए अच्छी ग्रो नहीं कर पाई। हाँ जी, क्या डाउट है बेटा? मैंने लोन लिया, मैं गवर्नमेंट हूं, तो मैं एक मैंने प्रोग्राम में पॉलिसी बनाई, सब्सिडी दे दी, सब्सिडी में मैंने पब्लिक को पैसा दे दिया, लोगों उस पैसे का क्या करेंगे? खर्चेंगे, एक्सपेंडिचर हो गया। जो जहां खर्चेंगे किसी की क्या बनेगी? इनकम। वो इनकम फिर दोबारा किसी का खर्चा उस साइकिल में चला गया ना। तो ये हमारी कंट्री में पहले जब लोन्स लिए जाते थे 50% से ज्यादा एक्सपेंडिचर किया जाता था। क्या किया जाता था? कभी भी लोन्स लिए जाए या इन्वेस्टमेंट्स ली जाए, एफडीआई टॉपिक आएगा एक, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, पहले भी पढ़ा था हमने गवर्नमेंट बजट में। कभी भी लाइफ में अगर लोन लिया जाता है, घर के बड़ों से कभी बैठ के पढ़ना क्या लोन लेना चाहिए लाइफ में कि नहीं लेना चाहिए? यस और नो? आजकल तो सबको पता है लोन होता है, हर चीज का लोन होता है, ईएमआई, क्रेडिट कार्ड, ये लोन है। बट सजेस्टिव क्या, किस चीज के लिए लोन लेना चाहिए? एप्रिशिएटिंग एसेट के लिए, या जिससे प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़े, जैसे कि बिजनेस हो गया, लैंड हो गया, फोन के लिए लोन लेना, गाड़ी के लिए लोन लेना, ये सब क्या है? डेप्रिसिएटिंग एसेट। ठीक है ना? एप्रिशिएटिंग एसेट के लिए लोन लेना इट इज ऑलवेज सजेस्टेबल। डेप्रिशिएटिंग एसेट में आपकी फाइनेंशियल पोजीशन चेक की जाती है कि आप कैसे उसको सुटेबली लीवरेज करते हो। हम शेयर्स के लिए भी लोन ले सकते हो, वो आपका रिस्क है ना। शेयर नीचे गए तो लोन तो पूरा देना पड़ेगा। शेयर जब ज्यादा चले जाएंगे तो क्या आप उसके पैसे ज्यादा वापस करोगे? तो फिर कम कम होगा तो तब आप भी पूरे पैसे करोगे ना। वो तो रिस्क का ट्रेड ऑफ है, वो बात नहीं कर रहे, वो इंडिविजुअल है। तो बेसिकली इकोनॉमी में हमेशा इन्वेस्टमेंट को इनिशिएट करके हमें इन तीनों मेथड्स को समझना पड़ेगा। अब इन तीनों मेथड्स को समझने के लिए हमारे पास ये नेक्स्ट टॉपिक है, दिस इज कॉल्ड 3 फेजेस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, ठीक है। 3 फेजेस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन से होते हैं? ठीक है, पहला फेज वही आउटपुट का। पहला फेज कौन सा होगा? आउटपुट, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब वैल्यू एडेड, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, इसको स्टार लगा लो जहां भी लिखा है। वैल्यू ऑफ आउटपुट, आउटपुट होता है जो फाइनल यूजर एंड यूजर कंज्यूम करेगा। मैंने कहा ब्रेड 100 रुपए की बिकी, कंज्यूमर ने घर लाके खा ली ब्रेड, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कितनी हुई? 100 रुपीज। इंटरमीडिएट गुड्स पढ़े थे हमने, टाइप्स ऑफ गुड्स। कितने टाइप ऑफ गुड्स होते हैं रुजुल? कौन कौन से? एक कंज्यूमर गुड्स और दूसरे इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है ना? कंज्यूमर गुड्स कौन से होते थे? जो कि हमें गुड्स बनाने में हेल्प करते थे, क्या? ठीक है। इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं? जो फाइनल गुड्स को बनाने में हेल्प करते हैं। तो ब्रेड बनाने में जितना फ्लोर यूज हुआ, कोई मशीनरी यूज हुई, कोई वर्किंग आवर्स यूज हुए, कोई लेबर यूज हुई, उन सबको क्या कहा जाएगा? इंटरमीडिएट कॉस्ट। ठीक है। दूसरा, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू, आउटपुट की वैल्यू कितना है? मार्केट वैल्यू गुड्स एंड सर्विसेज। ब्रेड कितने की मार्केट में बिक रही है। बट ऐसा भी होता है कहीं बेकरीज में कि शाम का टाइम 7-8 बजते हैं, वो खराब ना हो जाए सामान, इसलिए उसको सस्ता भी बेच देते हैं। होता है कि नहीं होता ऐसे? हमारे यहाँ पे कम है कंसेप्ट, बट जो फ्रेशली डेली नया प्रोडक्ट बेक करते हैं जब प्रोडक्ट के नीचे के, तो उसका मतलब मार्केट में जितने में की चीज बिक रही है 100 की बिके, स्केर्सिटी आ रहा है कि 3 दिन मार्केट बंद है, वही वाली ब्रेड 110-20 की भी बिकेगी। तो मार्केट वैल्यू चेंज होती रहेगी मार्केट में, वो उसकी वैल्यू ऑफ आउटपुट बनेगी। तो जब भी मार्केट वैल्यू दी होगी उससे क्या निकलेगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट निकलेगा। ठीक है। फेज 2, पहले आपने प्रोडक्ट बनाया, आउटपुट बनाई। फेज 2 में क्या आएगा हमारे पास? द वैल्यू क्रिएटेड इन फेज 1 दैट इज आउटपुट हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जितनी वैल्यू क्रिएट की उसको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में बांटना पड़ेगा। यानी कि जिसने लैंड दिया उसको क्या देना पड़ेगा? रेंट। जिसने लेबर ने काम किया उसको क्या देना पड़ेगा? सैलरी, वेजेस, बोनस। ठीक है। द एंटायर वैल्यू एडेड हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज फैक्टर इनकम, उसको इनकम की फॉर्म में देना पड़ेगा किसी को, बाय द वे ऑफ रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज। ठीक है। तो इसका मतलब फैक्टर पेमेंट जो आएंगी हमारे पास, क्या आएंगी हमारे पास? क्या कह रहे हो? फैक्टर पेमेंट्स इनकम होगी? नहीं नहीं, बिजनेस के लिए वो फैक्टर इनकम पेमेंट बनेगी ना। बिजनेस के लिए पेमेंट है, लेकिन जिसको मिले उसके लिए क्या बनेगा? बिजनेस के लिए फॉर्म पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बनेगी? पेमेंट। हाउस के लिए क्या बनेगी? फैक्टर। यही तो बता रहे हैं उसमें। ठीक है। नोट क्या है? इट इज रेफर्ड एज डोमेस्टिक इनकम। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब हम किसी को इनकम देते हैं, क्या देते हैं? इनकम। तो वो कौन सी इनकम बनेगी? डोमेस्टिक इनकम। ठीक है। लास्ट फेज क्या आएगा? फेज 3। अब वो घर वालों को जो इन्होंने पेमेंट्स की, फैक्टर पेमेंट्स
इन्होंने की बिजनेस ने, बिजनेस के लिए वो पेमेंट्स हुई, इनके लिए क्या बन गई, वो इनकम बन गई। ठीक है, अब वो पैसों का क्या करेंगे हाउस होल्ड, दे विल स्पेंड देयर इनकम ऑन परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, वही एंड यूजर मार्केट वैल्यू गुड्स एंड सर्विसेज आ जाएगा। ठीक है, इट इज अज्यूम्ड, ये यहां पे बहुत बड़ी assumption है, इट इज अज्यूम्ड देयर इज नो सेविंग। सेविंग क्यों नहीं लेते, क्योंकि जब कोई बंदा खर्च कर रहा है, कोई ऐसा बंदा भी होगा जिसने इनकम अर्न नहीं की, पुरानी सेविंग में से खर्च किया हो। ठीक है ना, लीकेजेस एंड इंजेक्शन दो टर्म्स होती हैं। लीकेजेस होता है जो पैसा निकाल के सेविंग रख ली, इंजेक्शन वो होता है जो कमाया नहीं लेकिन पैसा आ गया, आपको किसी से फॉरेन से पैसा आ गया, आपने कोई लैंड बेच दिया, फैक्ट्री प्रोडक्शन बेच दिया, उससे पैसा आ गया। तो लीकेजेस एंड इंजेक्शन को +2 में इग्नोर किया गया। ये माना गया कि एक कंज्यूमर या एक फैक्टर प्रोडक्शन प्रोवाइडर वाला पर्सन, हाउस होल्ड, जितना पैसा कमाएगा सारा का सारा पैसा क्या कर देगा, स्पेंड कर देगा। ये अजम्पशन है। ठीक है ना, रियलिस्टिक लाइफ में पॉसिबल नहीं है। मैं 100 रुपए कमाऊंगा, मैं 5 रुपए तो जोड़ूंगा, 2 रुपए तो जोड़ूंगा, 10 रुपए जोड़ूंगा, डिपेंडिंग, मैं 100 कमा रहा हूं, 10,000 कमा रहा हूं, लाख कमा रहा हूं, 10 लाख कमा रहा हूं। किसी साल ज्यादा जोड़ेगा, किसी साल कम जोड़ेगा। सेविंग तो आज सब करते हैं ना। ठीक है, हाँ तभी तो बोला तीनों मेथड से इक्वल आएगी, तभी तो इक्वल आएगी ना, क्योंकि सारा खर्चा किसमें कन्वर्ट हो रहा है, आउटपुट में। सारे आउटपुट से क्या कन्वर्ट हो रहा है, इनकम। इकोनॉमिक बिजनेसमैन भी सारे पैसे दे देगा इनकम के फॉर्म में। जैसे बिजनेसमैन रेंट देगा, सैलरी देगा, जो लास्ट में बचेगा प्रॉफिट वो उसका होगा, एज अ प्रॉफिट वो हाउस होल्ड एंजॉय करेगा, और हाउस होल्ड सारे पैसे खर्च देगा। तो ये तीनों लिंक्ड हो गए। लास्ट में डोमेस्टिक इनकम क्या होता है, व्हेन ऑल 3 फेजेस हैव कोइंसाइड विद द फाइनल कंजम्पशन। तीनों फेजेस से हमारी टोटल वैल्यू सेम निकलेगी। तीनों फेजेस अल्टीमेटली कंजम्पशन के लिए काम कर रहे हैं। आउटपुट में गुड्स एंड सर्विसेज बन रहे हैं, क्यों बन रहे हैं, लोग उसको कंज्यूम कर सके। लोग पैसा कमा रहे हैं, क्यों कमा रहे हैं, ताकि गुड्स एंड सर्विसेज लेके अपनी लाइफ जी सके। लोग खर्चा कर रहे हैं, उस सेटिस्फेक्शन को लेने के लिए कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली उसमें सेम बात आ गई। अब इन तीनों फेजेस की एक समरी लिखी हुई है, जब कभी भी आपने रिवीजन करना है तो इसको ऐसे समझना है। प्रोडक्शन पहले फेज में होती है। ठीक है, प्रोडक्शन कौन से फेज में होती है, पहले फेज में। ठीक है, उसको 1 साल की प्रोडक्शन कहते हैं, उससे कौन सा मेथड बनता है, प्रोडक्ट मेथड, वैल्यू एडेड मेथड। दूसरे फेज में क्या होती है, जनरेशन ऑफ इनकम। जब पूरी कंट्री में सबकी इनकम को इकट्ठा कर लेंगे, कौन सा मेथड आएगा, इनकम मेथड। डिस्पोजल ऑफ इनकम, इस पैसे को जब खर्चा जाएगा पूरी कंट्री में, जब सारे लोग खर्चेंगे, कौन सा मेथड आएगा। तो 3 फेजेस में पहला फेज कौन सा है, आउटपुट, उससे कौन सा मेथड बना, प्रोडक्ट मेथड। दूसरा फेज कौन सा है, इनकम जनरेशन, उन सारी इनकम को इकट्ठा कर दिया मैक्रो इकोनॉमिक्स में, तो कौन सा मेथड बना, इनकम मेथड। और इससे क्या होगा, खर्चा, जब सारी इकोनॉमी में सारे लोग खर्चा करेंगे, उससे क्या बनेगा, एक्सपेंडिचर मेथड। तो ये लाइन जो लिखनी, कंसीडरिंग ऑल द फेजेस कलेक्टिवली इट इज रेफर्ड एज ट्रिपल आइडेंटिटी। अगर वर्ड लिखा आ जाए, क्या वर्ड है, तो ये इसका मतलब 3 फेजेस की बात हो रही है। ठीक है, इन विच द नेट वैल्यू एडेड इन द इकोनॉमी, कितनी नई वैल्यू एडेड है, मैंने अभी बात की ना, हमारी इकोनॉमी 4.3 से 4.5 होगी। इसका मतलब हम नए आउटपुट के लिए फैक्टर प्रोडक्शन बनाएंगे। पर यहां पे असम्पशन क्या है कि सारा का सारा एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, नो सेविंग्स आर देयर। 100 रुपए कमा रहे हैं, 100 रुपए खर्च रहे हैं। तो इस केस में हमारी वैल्यू एडेड कितनी होगी, 0। नेगेटिव भी नहीं होगी, पॉजिटिव भी नहीं होगी। ठीक है ना, जो वो जापान की एग्जांपल दी थी कल, उनकी इकोनॉमी पिछले 20-25 सालों से उसी लेवल पे सस्टेन्ड है। इसका मतलब उनकी इनकम में उतनी प्रोडक्शन होती है इकोनॉमी में जितनी उनकी इनकम बनती है, जितना उनका, इसको एक रैशनल सूटेबल स्टेट कहते हैं, जो कि अचीव करना बहुत मुश्किल है। प्रॉस्पेरिटी वहां पे लोगों की ज्यादा होती है, हैप्पीनेस इंडेक्स वहां पे ज्यादा होता है, लोगों में रिच और पुअर का डिवाइड कम होता है। हमारे कंट्री में तो ये सब कुछ है, प्रॉस्पेरिटी कुछ परसेंटेज लोगों के पास है। ठीक है ना, इनकम सबके पास है, मैं प्रॉस्पेरिटी ऑफ इनकम कह रहा हूँ, डिस्पोजल ऑफ इनकम कह रहा हूँ। ठीक है, तो हमने अपनी हमारी assumption के अकॉर्डिंग करना है। तो ये एक ब्रीफ समरी फर्स्ट लेक्चर हुआ आपके 4th चैप्टर का कि तीनों मेथड्स हैं क्या। क्लियर है सबको, ठीक है, कोई डाउट पूछना हो किसी ने।